अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज रीसेंट इवेंट के इस एपिसोड में हम उस अफसोसनाक दहशतगर्दी के वाक़ये का जिक्र करने जा रहे हैं जो 17 सितंबर 2024 को लेबनान में पेश आया। आइए जानते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, कौन से हाथ थे जो इसके पीछे थे, क्या ये भी एक आलमी साजिश का हिस्सा था। आइए जानते हैं हमारी सीरीज़ रीसेंट इवेंट के एपिसोड 79 की दहशतगर्दी। जी हाँ, मेरा नाम है कासिम सुलेमान और आप देख रहे हैं रीसेंट इवेंट का दूसरा एपिसोड। दोस्तों, ये 17 सितंबर 2024 का दिन था और दोपहर के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। इस दौरान एक शख्स जो मामूल के मुताबिक अपने काम के लिए निकला हुआ था कि अचानक उसके पेजर पर ब्लास्ट होता है। दोस्तों, ये ब्लास्ट इतना बड़ा तो नहीं था कि आसपास के लोगों को शदीद ज़ख्मी कर देता, मगर जिस शख्स के पास पेजर था वो शदीद ज़ख्मी हो जाता है और उस शख्स को अस्पताल पहुंचाया जाता है। दोस्तों, लोग इस वाक़ये को मामूली समझ लेते हैं क्योंकि वो लोग आए दिन मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट होने के वाक़ये सुनते रहते थे, मगर कुछ ही देर में लेबनान से एक और पेजर के धमाके की इत्तला आती है और उसके बाद मज़ीद धमाके ख़बरों की सुर्खियाँ बन जाते हैं। इस दौरान आखिरी इत्तला आने तक 12 लोग हलाक और 2750 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे। अब लोग समझ चुके थे कि ये एक मामूली वाक़या नहीं था बल्कि एक सोची समझी दहशतगर्दी थी। दोस्तों, इस वाक़ये के कुछ ही देर बाद हिज़्बुल्लाह, जो एक लेबनान की मलेशिया तंजीम है, की जानिब से एक बयान जारी होता है जिसमें वो अपने 2 एहलकार के हलाक होने और एक लड़की के ज़ख्मी होने की खबर देते हैं। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक ये दहशतगर्दी इसराइल की जानिब से की गई है और ये कार्रवाई लेबनान इसराइल बॉर्डर पर जारी उस कशीदगी की कड़ी है जो इसराइल की जानिब से गज़ा पर हमले के बाद शुरू हुई थी। दोस्तों, ईरान की नीम सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक लेबनान में मौजूद ईरानी सफ़ीर भी एक धमाके में मामूली ज़ख्मी होते हैं। इस दौरान रीडर की एक खबर के मुताबिक उनको किसी ज़राए से पता चलता है कि लेबनान के सिक्योरिटी इदारे ने इस बात का इज़हार किया है कि इसराइल की जासूस तंजीम मोसाद ने 5000 के करीब पेजर्स पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया था और ये वही पेजर्स थे जो चंद माह कबल मलेशिया तंजीम हिज़्बुल्लाह ने ऑर्डर किए थे। उनके मुताबिक इनमें से 3000 पेजर्स को एक साथ कोड भेजा गया जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चलें कि पेजर्स एक पुरानी डिवाइस है जिससे लोग एक दूसरे को मैसेज अरसाल करते थे। ये मोबाइल के आने से पहले काफ़ी मकबूल होता था। दोस्तों, इस वक्त माहिरीन के लिए फौरी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, मगर उनके अंदाजे के मुताबिक पेजर्स पर मौजूद रेडियो सिस्टम जिस पर पेजर इन्हिसार करता है उसको हैक किया होगा, जिसके बाद बैटरीज एक्टिव करके उनको हीट अप किया गया होगा और ये प्रोसेस थर्मल रनअवे कहलाता है, जिसकी वजह से बैटरीज में धमाका हुआ होगा। मगर इसके साथ साथ कुछ माहिरीन, जिनमें साबिक बरतानवी ऑफिसर और कीमियाई हथियारों के एक्सपर्ट ब्रेडन गॉर्डन के मुताबिक सप्लाई चेन के अमल के बीच में कहीं वायर के साथ छेड़छाड़ करके इस धमाके को मुमकिन बनाया होगा। इसके साथ साथ अल जज़ीरा के मुताबिक ब्रसेल्स में मुकीम साबिक फौजी और सियासी तजिया निगार एलाइजा मैग्नियर के मुताबिक इनके ज़राए ने उनको बताया कि हिज़्बुल्लाह ने जब उन पेजर्स को अपनी तहकीक में शामिल किया जो फटे नहीं थे, तो उनके मुताबिक इसराइल की जानिब से हर डिवाइस पर 1 से 3 ग्राम PETN लगाया गया था, जो कि एक धमाका खेज मवाद है। दोस्तों, उनके मुताबिक चूँकि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड और इनके इत्तेहादी जैसे जापान वगैरह ने हिज़्बुल्लाह को ब्लैक लिस्ट किया है, जिसकी वजह से वो रजिस्टर कंपनीज़ को जो उन डोमेन में हैं वो यकीनन हिज़्बुल्लाह को कोई चीज़ खास कर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक चीज़ नहीं देंगी। इसलिए पेजर यकीनन तौर पर थर्ड पार्टी के ज़रिए तैयार करवाए गए होंगे और उसको पोर्ट से क्लियर करवाने में 3 महीने लग सकते हैं। और उनके ज़राए के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि इन 3 महीनों में जब ये डिवाइसेस पोर्ट पर मौजूद थीं तो उन पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया हो। उन्होंने एक बात का भी इजहार किया कि पेजर्स की बैटरी के गिर्द मेटल्स की बॉल्स भी लगाई गई थीं ताकि इंसानी जान का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। दोस्तों, एक और रिपोर्ट के मुताबिक पेजर्स पर गोल्ड अपोलो नामी कंपनी का नाम और मॉडल AR924 दर्ज था, जो कि ताइवान की कंपनी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सवाल उठना शुरू हो गए। मगर अगले ही दिन यानी वेडनेसडे को इस इदारे ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह के लिए कोई पेजर्स तैयार किए हैं
ان کے مطابق ان کا لوگو استعمال ہوا تھا، جبکہ ان پیجز کی تیاری کا مکمل ذمہ داری ہنگری کی ایک کمپنی BSC کی تھی۔ اور یہ یہاں بھی یاد رہے کہ ابھی تک BSC نامی کمپنی نے اس بات کو مسترد نہیں کیا۔ اس دوران جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی کے مطابق اسرائیل مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھا کر اس خطے کو خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دوستو، اتنی جلدی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دھماکے کیسے ہوئے، مگر یہ واقعہ جیسے بھی ہوا بہت سی انسانی جانیں لے گیا، اور میڈیا پر اس دہشت گردی کو اس طرح نہیں دکھایا گیا جس طرح دکھائے جانے کا یہ حق رکھتا تھا، اور نہ ہی اس واقعے کو عالمی دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔